तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की आगे की जो चौथी क्लास है उसके बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन न्यायाधीशों को किस विधि से हटाया जाता है। जो विधि है उस विधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा जो लेक्चर लेने वाले हैं वो पूरा का पूरा लेक्चर केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, क्योंकि जो विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की है वही हाई कोर्ट के, लेकिन विशेष करके जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो अपने आप ही हाई कोर्ट की भी बात होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों की भी हम बात करने वाले हैं जिनके खिलाफ पहली बार हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। तो वो कौन है, और हम आज उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। जो न्यायाधीश थे उनको पद पर रहते हुए जेल भेज दिया गया। आज हम उस केस की भी बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जज हो वर्तमान में या हाई कोर्ट में वर्तमान में जज हो, उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पे। हम आज उन सभी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जो विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की जो चौथी क्लास है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की जो चौथी क्लास है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये चौथी क्लास पूरी की पूरी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से लेकर किस किस के खिलाफ अविश्वास यानी किस किस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, एक सदन से पास होकर के वो दूसरे सदन में भी जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा सदन पास करता उसको और उसने पहले से इस्तीफा दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि कौन ऐसा न्यायाधीश है जिसे इस विधि से हटाया गया है, या कौन नहीं है जिसे नहीं हटाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल साफ कर दें, आज तक 1950 से लेकर 2025 तक आज 75 साल हो गए, लगभग 75 साल हो गए, आज तक कोई भी न्यायाधीश इस विधि से नहीं हटाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस आर्टिकल में उल्लेख दे रखा है उसके बारे में बताएं, या क्योंकि ये संविधान का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, ये जो आर्टिकल 124 है इसका सरक्लॉस है 4, यानी आर्टिकल 124 के 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख दे रखा है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बात बताएं। राष्ट्रपति के संबंध में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, महाभियोग। एक शब्द है महाभियोग, इम्पीचमेंट, यानी ये जो महाभियोग जैसा शब्द है इसका इस्तेमाल केवल राष्ट्रपति के संबंध में किया जाता है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, किस विधि से हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, महाभियोग। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 1968 में एक संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया और उसका अधिनियम का नाम था न्यायाधीश अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपसे कभी भी पूछता है कि क्या न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में है? मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन संसद ने जब एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इस समय इस महाभियोग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 124 है, इस आर्टिकल 124 के 4 के अनुसार जो न्यायाधीश को हटाया जाता है,
न्यायाधीश को हटाना। जो न्यायाधीश को हटाया जाता है उसमें दो प्रकार दे रखे कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिस प्रकार से हटाया जाएगा। तो एक तो है साबित कदाचार, और जो दूसरा शब्द है वो है अक्षमता। यानी एक है साबित कदाचार और एक है अक्षमता। यानी ये दो आरोपों से न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये दो आरोप लगते हैं, इसी आरोपों को लेकर के उसको हटाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 124 का 4 है, इसी में उसको हटाने का आधार क्या है और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। यानी न्यायाधीश को हटाने का आधार और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? संविधान के आर्टिकल 124 के 4 में। आधार क्या है? आधार नंबर 1 है साबित कदाचार और दूसरा है अक्षमता। यानी ये दो आधार होंगे न्यायाधीश को हटाने के लिए। अब प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख भी 124 के 4 में है। प्रक्रिया के बारे में अगर हम देखें, संविधान में जो एक संसद है जिसके 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये जो लोकसभा है इसमें टोटल 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात यह है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले आप ये फिक्स करो, इस डाउट को क्लियर करो कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव हम यानी सांसद किसी भी सदन में ला सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है संविधान में। अब जो संविधान में जो संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ये कहा गया है यदि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम कितने सदस्य होने जरूरी है? 100 सदस्य। यानी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो 100 सदस्य होने चाहिए, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सदस्य होने चाहिए। पहले आप इस डाउट को क्लियर करो। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। इन सदस्यों की जानकारी हमें न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रस्ताव इन सदनों में लाया जाता है, जिसमें से हम एक सदन के बारे में बात करेंगे और पूरे सदन की हम बात करेंगे लास्ट तक, जिस तरीके से वो हटाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है। अब जब ये प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, मान लो प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, मान लो प्रस्ताव लोकसभा में लाया और लोकसभा में कितने सदस्य प्रस्ताव लेके आए? 100। टोटल सदस्य कितने हैं? 545। इन 545 में से 100 सदस्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आए। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो स्पीकर है, वो इस प्रस्ताव की जांच करेगा। वो इस प्रस्ताव की जांच करेगा। अध्यक्ष का काम इतना है कि जो सदस्य प्रस्ताव लेके आए हैं न्यायाधीश को हटाने के लिए, वो प्रस्ताव सही है या सही नहीं है। अब सही है या सही नहीं है वो कैसे जांच करके बताएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों,
जिस पेज पर नाम लिख करके आते हैं 100 व्यक्तियों के, उस पेज पे वो उन 100 व्यक्तियों के हस्ताक्षर देखता है जिन व्यक्तियों ने किए हैं। अगर किसी के सदस्य के हस्ताक्षर पे यदि उसको डाउट होता है तो उसे बुलाकर उस पे दोबारा हस्ताक्षर करवा सकता है। ये अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष का काम क्या है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव की जांच करना कि जो 100 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं क्या ये हस्ताक्षर सही है। ऐसा तो नहीं है कि 50 लोगों ने तो अपने हस्ताक्षर किए हैं और 50 लोगों ने ही दूसरे 50 लोगों के हस्ताक्षर दूसरी राइटिंग में करके ऐसे 100 हस्ताक्षर दे दिए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं भी कि प्रस्ताव लाया गया और ऐसे उल्टे सीधे नाम लिख के दे दिए। इनकी जांच करना किसका काम है? लोकसभा अध्यक्ष का। जब लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव की जांच करता है तो उस प्रस्ताव के अनुसार जो भी न्यायाधीश पे जो आरोप लगते हैं उन आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। लोकसभा अध्यक्ष जिस सदन में भी लाया गया उसका अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है और इन 3 सदस्यीय समिति में एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। इसमें एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और दूसरा होता है किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा जो व्यक्ति होता है कोई भी हो सकता है जिसे विधि की जानकारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रस्ताव लाया गया है न्यायाधीश को हटाने के लिए उस प्रस्ताव की जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है और जिस प्रस्ताव में जो न्यायाधीश पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ही है, लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है और उस 3 सदस्यीय समिति में उन सदस्यों के बारे में पूछता है कि कौन कौन सदस्य हैं। इन सदस्यों की जानकारी एक तो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, और एक विधि का जानकार। ये तीनों सदस्य जांच करके बताते हैं कि जिस न्यायाधीश पर जो आरोप लगा है वो सही है या गलत है। यदि ये समिति उसकी जांच करके ये साबित कर देती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया उसको हटाने के लिए उस पर जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष एक दिन फिक्स करता है उस सदन की कुल सदस्यों को बुला करके बैठक करने के लिए। लेकिन जिस दिन उस पर बैठक होगी उससे 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, उस पर 14 दिन पूर्व जिस न्यायाधीश पर जो आरोप लगा है उसे जानकारी दी जाती है कि आपको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा चुका है, अब उस पर बैठक होना जरूरी है, आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचार रखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 14 दिन पूर्व उस न्यायाधीश को बताया जाता है तो वो व्यक्ति, वो न्यायाधीश खुद आ सकता है अपने विचार रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, या वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, या वो किसी अन्य वकील को भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो पक्ष रखने के लिए किसी को भेजेगा, जब वो पक्ष रखने के लिए किसी को जब भेजेगा सदन में, अगर उसके पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव यदि पास होता है तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव यहां से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, और जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में उसी सत्र में, यहां क्या लिखा हुआ है, उसी सत्र में जो सेशन चल रहा है उसी सत्र में यदि दूसरा सदन भी इसी बहुमत से प्रस्ताव पास करता है तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश का पद खाली मान लिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया के बारे में दोबारा समझो। जैसे ही जो कमेटी गठित की गई है स्पीकर के द्वारा, वो कमेटी जांच करेगी उन आरोपों की जो आरोप उस न्यायाधीश पर लगे हैं। जैसे ही जांच करके वो अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को देगी। यदि वो आरोप जो लगे हैं उन आरोपों को सही माना गया है, आरोप सही लगे हैं, तो उन आरोपों की वजह से ही स्पीकर किसी दिन फिक्स करेगा टोटल सदस्यों की बैठक को बुलाने के लिए। लेकिन जब भी बैठक होगी उससे 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को ये सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने के लिए यानी प्रस्ताव लाया जा चुका है, लाया जाएगा। तो आपको प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं आप पर जो आरोप लगे हैं। तो वो न्यायाधीश खुद आ सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, वो किसी अन्य अपने संबंधी वकील को भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। जब वो अपना पक्ष रखने आएगा, यदि उसके पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होकर के दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भी उसी सत्र में यदि प्रस्ताव उसी बहुमत से पास होता है, कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है, तो न्यायाधीश का पद खाली मान लिया जाएगा। यही प्रक्रिया है न्यायाधीश को हटाने की। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इससे आज तक कोई भी न्यायाधीश आज तक अपने पद से नहीं हटा है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के वो कौन कौन से न्यायाधीश हैं जिनके लिए प्रस्ताव लाया गया था। हम बात करने वाले उन न्यायाधीशों के ही बारे में, या कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय था जिस समय जजों पर भी FIR करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, 1950 से लेकर आज 2025 तक एक भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। 1950 में संविधान लागू हुआ था, आज 2025 है, आज तक कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं हटाया गया है। लेकिन 1946 में संविधान बनाना शुरू हुआ। 1946 से लेकर के 1950 तक भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम के अनुसार चल रही थी। इस 1935 के अधिनियम के अनुसार ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया गया था। जिस विधि से हटाया गया उस विधि का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था। तो किसी भी न्यायाधीश को अगर हटाया गया है तो 1946 से 1950 के बीच में जो शासन व्यवस्था चल रही थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार उस प्रक्रिया से हटाया गया है। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है आज 2025 तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रस्ताव से नहीं हटाया गया है। अब हम बात करने वाले किस किस के खिलाफ पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया और क्या उसमें प्रक्रिया हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं SK सेंगले। SK सेंगले, ये जो SK सेंगले साहब है इन पर लगातार सेक्सुअल हिरासमेंट का आरोप, एक महिला ने इन पर सेक्सुअल हिरासमेंट का आरोप लगाया। जब इनके खिलाफ शिकायत हुई
तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में कितने सदस्य प्रस्ताव लेकर के आए? 67। लेकिन जब ये प्रस्ताव 67 लेकर के आए तो इनकी जब वैसे सदस्य होने चाहिए 50, लेकिन यहाँ 67 सदस्य ले गए, फिर भी ज़्यादा है। जब प्रस्ताव इनको हटाने के लिए लेके आए तो राज्यसभा सभापति ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस 3 सदस्यीय समिति ने जब जांच की तो जांच में इनको यानी बेकसूर साबित किया। जब बेकसूर इनको साबित किया तो इनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ ले कि किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ पहली बार उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, वो कौन सा न्यायाधीश है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है? एस.के. सेंगले, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। इनको हटाने के लिए सबसे पहली बार प्रस्ताव लाया गया था। तो एक तो क्वेश्चन यही आएगा कि किस न्यायाधीश के खिलाफ उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया? कौन थे? एस.के. सेंगले। इनको भी नहीं हटाया गया। अब हम बात करने वाले हैं इनके ही बाद में वी रामास्वामी के बारे में। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं वी रामास्वामी। ये जो वी रामास्वामी हैं, इनको हटाने के लिए पहले तो ये बता दें, ये वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ साथ ये पंजाब प्लस हरियाणा हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी जो वी रामास्वामी है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में। जैसे ही प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में और राज्यसभा के द्वारा एक वही 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस 3 सदस्यीय समिति ने जांच की और जांच में इन वी रामास्वामी को यानी आरोपी साबित किया गया। तो जब ये आरोपी साबित किया गया, जब राज्यसभा को पता चला कि ये वाकई में आरोपी हैं, इन पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो राज्यसभा के सभापति ने दिन फिक्स किया। जब दिन फिक्स किया कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए, यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वी रामास्वामी, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में जब लाया गया तो राज्यसभा सभापति ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और 3 सदस्यीय समिति ने जांच की और जांच में इनको जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए। जब जांच में आरोप लगे, जब जांच में जो भी आरोप मिले, जो भी आरोप इन पर लगाए गए वो सही पाए गए, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट राज्यसभा सभापति को सौंपी। राज्यसभा सभापति ने एक दिन फिक्स किया, उससे 14 दिन पहले वी रामास्वामी को बताया कि आप अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में आइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन वी रामास्वामी ने अपने एक वकील कपिल सिब्बल को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा। ये कपिल सिब्बल बहुत अच्छे, मतलब बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब वी रामास्वामी ने कपिल सिब्बल को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा और इस पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में राज्यसभा से पास होकर वो प्रस्ताव गया था लोकसभा में। जैसे प्रस्ताव गया लोकसभा में, लोकसभा ने उसको बहुमत से पास कर दिया।
यानी कुल सदस्यों का बहुमत से उसको पास किया। लेकिन जैसे ही उपस्थित प्लस मतदान की बात आई, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बात आई, यहाँ जैसे ही मत करने की बात आई, मत नहीं किया गया और कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे लोकसभा में, सब उठकर बाहर चले गए। तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव लोकसभा से पास नहीं हुआ था। इसमें वी रामास्वामी नहीं हटाए गए। हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा है, 1950 से लेकर 2025 तक अभी तक कोई हटा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन है, वी रामास्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा से पास हो गया, इन्होंने जो पक्ष रखवाया था उस पक्ष से भी संतुष्ट नहीं हुआ सदन, पास करके लोकसभा में भेजा। लोकसभा ने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से उसको पास किया। जैसे ही उपस्थित और मतदान करने की बात आई, जैसी वोटिंग करने की बात आई, कांग्रेस के जितने भी सदस्य से सभी उठकर बाहर चले गए। इस वजह से लोकसभा से यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, वी रामास्वामी नहीं हटाए गए। तो किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश अगर उनके हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो वो S.K. सैंगले हैं, और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तो वो कौन है, वी रामास्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें हम भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बारे में। ये जो दीपक मिश्रा हैं, इनको हटाने के लिए, यानी भारत के जो 45वें मुख्य न्यायाधीश है CJI, दीपक मिश्रा को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। जैसे ही प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा के उस समय जो सभापति थे, जो राज्यसभा के सभापति थे वो थे M. वेंकैया नायडू। यानी कौन थे, M. वेंकैया नायडू। जैसे राज्यसभा में इनको हटाने के प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में जैसे प्रस्ताव रखा गया, राज्यसभा सभापति ने उस प्रस्ताव को देखा और प्रस्ताव को देखते उसको खारिज कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा सभापति को उस प्रस्ताव को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा सभापति का केवल इतना ही काम है कि जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव में जितने हस्ताक्षर हुए हैं, क्या उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए हैं जो प्रस्ताव लेकर आए? ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने हस्ताक्षर कर दिए। इसकी जांच करना केवल राज्यसभा सभापति का काम है। उस पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करने के लिए सभापति 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करता। वो कमेटी बताती सही है या गलत है, जो भी आरोप लगे। राज्यसभा सभापति ने ये यानी इसको फाड़ करके ये इसको वहीं की वहीं समाप्त कर दिया। तो इस वजह से अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि भारत का आज तक का कोई भी मुख्य न्यायाधीश 2025 तक कोई है जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कौन थे, दीपक मिश्रा। हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की, वी रामास्वामी की। हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की, दीपक मिश्रा की। हमने किसी भी हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की बात की, S.K. सैंगले की। ये वो व्यक्ति हैं जिनको हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव लाया गया है और ये लोग अभी तक नहीं हटे। आगे हम बात करने वाले हैं दीपक मिश्रा के बाद में, जिनके हम बारे में बात करेंगे वो हैं सौमित्र सेन। सौमित्र सेन और एक है PD दीनाकरन। यानी एक सौमित्र सेन है और एक PD दीनाकरन। ये जो सौमित्र सेन है, इन पर आरोप लगा और इन पर जब आरोप लगा तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया गया, 3 सदस्यीय कमेटी बनी।
3 सदस्यीय समिति ने जो भी इन पे आरोप लगे थे वो सही पाए। जैसे ही आरोप इन पर सही पाए, कदाचार का आरोप लगा था, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जब इन पर आरोप सही पाए, आरोप सही पाने के बाद में जब भी कोई बैठक बुलाई गई उससे 14 दिन पूर्व सूचना दी किसको? सौमित्र सेन को, कि आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। सौमित्र सेन खुद आए थे अपना पक्ष रखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में 1950 के बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश खुद पक्ष रखने के लिए कोई आया है तो वो कौन है? सौमित्र सेन। यानी जिनके बारे में हमने बात की है, उन्होंने किसी न किसी को भेजा है अपना पक्ष रखने के लिए, आप चले जाइए, आप चले जाइए, इस तरीके से। लेकिन खुद अपना पक्ष रखने के लिए अगर कोई न्यायाधीश आया है राज्यसभा में तो वो कौन है? सौमित्र सेन। आप इसको याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देते हैं पेपर को। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा न्यायाधीश है जो खुद अपना पक्ष रखने गया था किसी सदन में अपना पक्ष रखने गया था? तो कौन था? सौमित्र सेन। जब इसने पक्ष रखा और पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर वो प्रस्ताव कहाँ गया? लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा में गया, लोकसभा उसको पास करती उससे पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया तो ये भी उस प्रस्ताव से नहीं हटे। प्रोसेस होती है पूरी, इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इनको प्रोसेस देखनी थी। ऐसे पहले से इस्तीफा देने का मतलब ये है कि इन पर जो आरोप लग रहे थे तो इनको भी पता था कि वो आरोप सही थे। तो जब भी वो लोकसभा उसको पास करती उससे पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। आगे हम बात करें पीडी दीनाकरण के बारे में। ये जो पीडी दीनाकरण है ये कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, सिक्किम हाई कोर्ट के। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में। जैसे ही राज्यसभा में इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, 3 सदस्यीय कमेटी बनी। कमेटी ने इन पर आरोपों को सही माना और जैसे ही आरोपण पर लगे, इन आरोपों को सही माना, सदन दिन फिक्स करता कि किस दिन इनको बुलाया जाएगा। वो दिन फिक्स होता उससे पहले ही पीडी दीनाकरण ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब यही है कि इनको भी प्रस्ताव से नहीं हटाया गया। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो न्यायाधीश है, इनको हटाने के लिए तो प्रस्ताव लाया गया है लेकिन ये प्रस्ताव से नहीं हटे। एक केस था जो वी रामास्वामी है, उनके ही ससुर साहब थे जिनका नाम था के वीरास्वामी। इनके यानी वी रामास्वामी के ससुर थे के वीरास्वामी। ये जो के वीरास्वामी का एक केस चल रहा था, इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश है तो उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है, उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वीरास्वामी के केस में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि जज के खिलाफ भी, वो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीरास्वामी यानी के वीरास्वामी के केस में सुनवाई करते हुए कहा। आगे ये भी है कि क्या पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, पद पर रहते हुए भी जज को जेल भेजा जा सकता है। और एक जज हैं जिनका नाम है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था CS कर्णन साहब। CS कर्णन साहब ये वो न्यायाधीश हैं जिनको पद पर रहते हुए जेल भेज दिया गया। यानी ऐसा कौन सा जज है जिसको पद पर रहते हुए जेल भेज दिया गया, तो वो कौन है? CS कर्णन साहब कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने न्यायाधीश को हटाने से संबंधित इस वीडियो में बात की है, और जो सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आज हमने उन सभी को लेकर के चर्चा की है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उस कमेंट का जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।